सरकारें सदा से ये रास्ता ढूंढती आई हैं कि एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन कैसे करें। एक जजमेंट है 2006 की, ये कि अगर कोई भी एम्प्लॉय है, यानी कि थ्रू प्रॉपर चैनल एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट ने दिया, इंटरव्यू कंडक्ट किया और उसके बाद उस एम्प्लॉय को अगेंस्ट सैंक्शनड पोस्ट रखा, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, और अगर उसे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब करते करते 10 ईयर्स या उससे ज्यादा हो गए हैं तो राज्य सरकारों को या सेंट्रल गवर्नमेंट को उन एम्प्लॉइज को रेगुलर करना पड़ेगा, उनका राइट वेस्ट पोस्ट के अंदर होता है। अब इस जजमेंट के आने के बाद सरकारों ने एक नया तरीका एक्सप्लॉयटेशन का कैसे अपनाया, यानी कि सरकारों ने एम्प्लॉइज को ठेकेदारों के थ्रू लेना शुरू कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू लेना शुरू कर दिया। अब जब कोर्ट के अंदर रेगुलराइजेशन को लेके केसेस जाने लगे तो अब सरकार यहां ये तर्क देने लगी कि हमारा एम्प्लॉय तो ये है ही नहीं, ये तो ठेकेदार का एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्चुअल एजेंसी का एम्प्लॉय है। तो सरकार ये तर्क देने लगी कि यहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश ही नहीं होता। तो एक ये समस्या सरकारों ने पैदा की रेगुलराइजेशन के मामले में। अगर कोर्ट वेलफेयर देने का काम करता भी है तो सरकारें नया कानून बना के फिर शोषण की प्रक्रिया में शामिल हो जाती हैं। एक ऐसी फोर्स होमगार्ड जो एक यूनिफॉर्म फोर्स है, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है, इनको वेपन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, या सिविल एरियाज में इनको पुलिस स्टेशन के साथ अटैच किया जाता है। अब इनकी यूनिफॉर्म भी है, इनकी ट्रेनिंग भी है, और आप ये देखिए इनको एम्प्लॉय भी ट्रीट नहीं किया जाता है। यानी कि ये कहा जाता है कि जो होमगार्ड है वो वॉलंटियर है, वो एम्प्लॉय नहीं है। अब आप ये देखिए, एक साइड तो सरकार कहती है कि एम्प्लॉय नहीं है, ये वॉलंटियर हैं, लेकिन फिर इनके रूल बना दिए जाते हैं कि इनको 58 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाएगा। जब ये एम्प्लॉय है ही नहीं तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन कहां से आता है। जब आप जमीनी हकीकत देखेंगे तो सरकारें शोषण करती नजर आती हैं, एक्सप्लॉयटेशन करती नजर आती हैं, वो वेलफेयर स्टेट के रोल पे जो रोल अदा करना चाहिए वो नहीं करती। हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। हमारे मन में एक क्वेश्चन बहुत बार आता है वकालत के दौरान कि अगर स्टेट वेलफेयर स्टेट है तो फिर सबसे ज्यादा लिटिगेशन सरकार के खिलाफ क्यों, यानी कि जो सबसे बड़ा लिटिगेंट है फिर गवर्नमेंट क्यों। जितने भी केसेस हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उनमें जो सबसे बड़ा लिटिगेंट है वो राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मिलेगी। संविधान ने एक व्यवस्था दी है कि जो भी सरकार बनेगी वो अपने नागरिक का, अपने सिटीजन का वेलफेयर चाहेगी। तो सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स बने, जैसे अगर हम हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें, अगर हम गमाडा की बात करें जो पंजाब में है, या और भी अनेकों ऐसी संस्थाएं या डिपार्टमेंट्स जितने भी बने हैं, वो बनाए तो वेलफेयर के लिए गए थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वही सिटीजन के लिए, नागरिक के लिए इस देश के हर्डल्स क्रिएट करने लगे। अगर हम सर्विस लॉ में भी बात करें तो सरकारें सदा से ये रास्ता ढूंढती आई हैं कि एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन कैसे करें। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक जजमेंट है 2006 की, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी। ये जजमेंट रेगुलराइजेशन पे है और ये एक बेंचमार्क जजमेंट रही है जो आज भी सरवाइव करती है और जिसे आज तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेट असाइड नहीं किया गया है। अब ये जो उमा देवी की जजमेंट है, ये 3 बातों को कहती है रेगुलराइजेशन से रिलेटेड। यानी कि पहली बात ये कहती है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय है जो प्रॉपर चैनल से, यानी कि थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट ने दिया, इंटरव्यू कंडक्ट किया और उसके बाद उस एम्प्लॉय को अगेंस्ट सैंक्शनड पोस्ट रखा, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब पे, और अगर उसे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब करते करते 10 ईयर्स या उससे ज्यादा हो गए हैं तो राज्य सरकारों को या सेंट्रल गवर्नमेंट को उन एम्प्लॉइज को रेगुलर करना पड़ेगा, उनका राइट वेस्ट पोस्ट के अंदर होता है। अब ये जो जजमेंट है उमा देवी की, ये 2 बातें और बोलती है। ये कहती है कि कोई भी एम्प्लॉय जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर रहा है, अगर वो थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं है, उसकी बैकडोर एंट्री है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ पोस्ट का, इंटरव्यू नहीं हुआ और
एक गलत तरीके से एम्प्लॉय को रखा गया और वो मोर देन 10 ईयर से सर्विस दे रहा है, तो ऐसी पोस्ट को कहा जाएगा कि वो इलीगल पोस्ट है और इलीगल अपॉइंटमेंट्स को कभी भी रेगुलर नहीं किया जा सकता। तीसरी बात ये उमा देवी की जजमेंट बोलती है कि किसी एम्प्लॉय को रखा थ्रू प्रॉपर चैनल है, इंटरव्यू हुआ, एग्जाम हुआ, एडवर्टाइजमेंट भी आई थी और 10 साल से ज्यादा वो एम्प्लॉय सर्विस भी दे रहा है एज ए कॉन्ट्रैक्ट जॉब, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे। लेकिन अगर ये पोस्ट सैंक्शनड पोस्ट के अगेंस्ट नहीं है, यानी कि जिस पोस्ट पे ये व्यक्ति काम कर रहा है अगर वो सैंक्शनड पोस्ट नहीं है, तो भी ये पोस्ट कहलाएगी इर्रेगुलर पोस्ट और किसी भी इर्रेगुलर पोस्ट को रेगुलराइज नहीं किया जा सकता। तो ये तीन मोटी मोटी बातें उमा देवी की जो जजमेंट है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी 2006 में रेगुलराइजेशन को लेके एक ये बेंचमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। अब इस जजमेंट के आने के बाद सरकारों ने एक नया तरीका एक्सप्लॉयटेशन का कैसे अपनाया, यानी कि सरकारों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए। सरकारों ने एम्प्लॉइज को ठेकेदारों के थ्रू लेना शुरू कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू लेना शुरू कर दिया। यानी कि सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय रखना था वो खुद नहीं रखा अपनी तरफ से, उसे किसी कॉन्ट्रैक्चुअल एजेंसी से मांगा गया कि हमें इस पोस्ट के लिए इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ इतने लोग काम करने वाले चाहिए, तो आप हमें वो जो काम करने वाले लोग हैं उनको ला के दो। अब यहां पे एक साइड सरकार हो गई, एक साइड कॉन्ट्रैक्टर हो गया और बीच में एम्प्लॉय हो गया। अब जब कोर्ट के अंदर रेगुलराइजेशन को लेके केसेस जाने लगे तो अब सरकार यहां ये तर्क देने लगी कि हमारा एम्प्लॉय तो ये है ही नहीं, ये तो ठेकेदार का एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्चुअल एजेंसी का एम्प्लॉय है। तो सरकार ये तर्क देने लगी कि यहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टेब्लिश ही नहीं होता, तो रेगुलराइजेशन के केसेस में फिर सेटबैक लगने लगे। तो यानी कि जो वेलफेयर स्टेट है संविधान में, जो कंसेप्ट है स्टेट का, स्टेट की जो डेफिनेशन है संविधान के अंदर, तो यानी कि कोर्ट ने तो एक उम्मीद बांधी थी उन लोगों के लिए जो 10 साल से ज्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कर रहे थे थ्रू प्रॉपर चैनल से, लेकिन अब सरकारों ने भर्तियों की प्रक्रिया में ही बदलाव कर डाला, यानी कि खुद चयन करने की बजाय कैंडिडेट्स का एक कॉन्ट्रैक्चुअल एजेंसी को हैंडओवर करने लगे सारी चीज कि आप हमें एम्प्लॉइज ला के दो। तो एक ये समस्या सरकारों ने पैदा की रेगुलराइजेशन के मामले में। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स ऐसी भी आई जिन्होंने उमा देवी के जो 2 पिलर्स थे, यानी कि एक बात उमा देवी कहती थी कि जो इलीगल पोस्ट हैं उन्हें रेगुलराइज नहीं किया जा सकता, और दूसरी बात उमा देवी कहती थी जजमेंट कि जो इर्रेगुलर पोस्ट हैं उन्हें भी रेगुलराइज नहीं किया जा सकता। तो ये जो 2 कंटेंशंस थी उमा देवी के अंदर, या जो लीगल रीजनिंग थी इन 2 चीजों के पीछे, वो बाद में डाइल्यूट हुई सुप्रीम कोर्ट की अदर जजमेंट से। हालांकि ये जो स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी जजमेंट है ये सेट असाइड नहीं हुई, ओवर रूल आज तक नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच की बाद की कुछ जजमेंट्स आई हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि जो सैंक्शन पोस्ट है वो कोई हेवन से नहीं आती, स्वर्ग से नहीं आती। अगर हाई कोर्ट के जज को, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को ये रियलाइज होता है कि जो ये नेचर ऑफ वर्क है इस एम्प्लॉय का वो परमानेंट नेचर का है, तो भले ही वहां पे सैंक्शन पोस्ट नहीं है, भले ही ये पोस्ट इर्रेगुलर है और ये व्यक्ति 10 साल से ज्यादा वहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कर रहा है अगेंस्ट ए इर्रेगुलर पोस्ट, क्योंकि वहां कोई सैंक्शन पोस्ट अगर नहीं है तो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सैंक्शन पोस्ट क्रिएट करने के ऑर्डर दे सकते हैं और इस व्यक्ति की सर्विसेज को रेगुलराइज किया जा सकता है। अब उमा देवी का जो नेक्स्ट कंटेंशन था कि इलीगल पोस्ट को रेगुलराइज नहीं किया जा सकता, यानी कि कुछ ऐसी जॉब्स जिनको, यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स को अगर नौकरी पे रखा है जो बैकडोर एंट्री से आए हैं, विदाउट एडवर्टाइजमेंट आए हैं, तो एक निहाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब करके एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, स्टेट ऑफ पंजाब का वो मैटर था, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से वो रिट डिसमिस हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी में उसे अलाउ किया। अब ये जो कैंडिडेट्स थे, ये जब आतंकवाद था पंजाब में उस समय से इनकी कॉन्ट्रैक्चुअल्स भर्ती हुई थी, 10 साल से ज्यादा लंबे समय से इन्होंने काम किया था, लेकिन पंजाब सरकार इनको रेगुलराइज नहीं कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उमा देवी का जो सेकंड स्टैंड था जजमेंट का कि
इलीगल पोस्ट को रेगुलराइज नहीं किया जा सकता, तो ये जो जजमेंट आई थी निहाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब करके, इसके अंदर रिलीफ दिया और बहुत सारे लोगों को रेगुलराइज किया। तो कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स कि सरकारें, जो संविधान में लिखा है वो एक ठीक है, स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है, लेकिन जब आप रूट रियलिटीज देखेंगे, जब आप जमीनी हकीकत देखेंगे, तो सरकारें शोषण करती नजर आती हैं, एक्सप्लॉयटेशन करती नजर आती हैं। वो वेलफेयर स्टेट के रोल पे जो रोल अदा करना चाहिए वो नहीं करती। क्योंकि अगर हम अब कोर्ट्स के अंदर ये स्टैंड लेते हैं उस कॉन्ट्रेक्चुअल एजेंसी को पार्टी बना के कि सरकार का ये मोडस ऑपरेंडी है, उमा देवी की जजमेंट को डाइल्यूट करने का एक तरीका है सरकार का कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स जो देनी है वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल एजेंसी के माध्यम से उन्हें हायर करते हैं। लेकिन कोर्ट कहता है कि अगर हम इस नए इशू को अब छेड़ेंगे तो एक पिंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा, एक नया लॉ लेट डाउन करना पड़ेगा, एक नई यात्रा करनी पड़ेगी, एक नया थॉट प्रोसेस देना पड़ेगा। तो इसीलिए ज्यादातर कोर्ट इस मामले में अभी कोई जजमेंट रेगुलराइजेशन के रिगार्डिंग नहीं दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रेक्चुअल एजेंसी से हायर किया सरकार ने तो उस केस में क्या वो रेगुलराइज हो सकता है कि नहीं, ये इशू अभी तक सेटल नहीं हुआ है। दूसरा, सरकारों के शोषण की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए कि जो होम गार्ड्स हैं, राज्य सरकारों के अलग अलग कानून हैं होम गार्ड्स को लेके, जैसे पंजाब होम गार्ड एक्ट है, हरियाणा होम गार्ड एक्ट है, ऐसे हर राज्य सरकार ने होम गार्ड को लेके अलग अलग कानून बनाए हुए हैं। और जो होम गार्ड की व्यवस्था है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1942 से पहले की है। हालांकि इसको प्रॉपर जो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नाम दिया गया होम गार्ड, ये जो चाइना वार था 1962 का, उसके बाद से ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड संस्था बनी। अब ये जो होम गार्ड होते हैं, आप ये देखिए, ये इनको वॉलंटियर कहा जाता है, यानी कि जो कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, इनका जो स्टेटस है वो वॉलंटियर का है। अब वॉलंटियर तो नॉर्मली कहाँ काम करते हैं? किसी एनजीओ में वॉलंटियर काम करते हैं, कहीं बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने जानी है महीने 2 महीने के लिए, वहां वॉलंटियर काम करते हैं। कोई लंगर लगाया कहीं पे तो वहां लंगर में वॉलंटियर काम करते हैं। लेकिन एक ऐसी फोर्स होम गार्ड जो एक यूनिफॉर्म फोर्स है, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है, इनको वेपन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, और जिनकी पोस्टिंग इवन बॉर्डर एरियाज में बटालियन के साथ की जाती है ताकि बटालियन को असिस्ट करें, आर्मी को असिस्ट करें, या सिविल एरियाज में इनको पुलिस स्टेशन के साथ अटैच किया जाता है। अब इनकी यूनिफॉर्म भी है, इनकी ट्रेनिंग भी है, और आप ये देखिए इनको एम्प्लॉय भी ट्रीट नहीं किया जाता है। यानी कि ये कहा जाता है कि जो होम गार्ड है वो वॉलंटियर है, वो एम्प्लॉय नहीं है। यानी कि इनको ग्रेच्युटी नहीं मिल सकती, इनको लीव एनकैशमेंट एम्प्लॉय की तरह नहीं मिल सकता, इनकी रिटायरमेंट नहीं होती। अब आप ये देखिए, एक साइड तो सरकार कहती है कि एम्प्लॉय नहीं है, ये वॉलंटियर हैं, लेकिन फिर इनके रूल बना दिए जाते हैं कि इनको 58 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाएगा। जब ये एम्प्लॉय है ही नहीं तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन कहां से आता है? वो बात एक ठीक है कि एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर एज तक ही काम कर सकता है, पर सवाल ये आता है कि आजादी से लेके अब तक कितना समय हो गया और होम गार्ड्स को आज तक वॉलंटियर के स्टेटस पे रखा गया है। तो जब कोई व्यक्ति लेस पेड होगा, जिसे भत्ता दिया जाएगा, जिसने 10 दिन काम किया तो 10 दिन का पैसा मिलेगा, उसके बाद काम नहीं किया तो नहीं मिलेगा। जब किसी व्यक्ति की ऐसी फाइनेंशियल स्थिति पैदा कर दी जाएगी तो फिर आप उम्मीद करते हैं कि वो ऑनेस्टली अपनी सर्विस डिस्चार्ज करें। तो ये जो होम गार्ड्स को आज तक वॉलंटियर का स्टेटस दिया गया, ये शोषण है। और आप एक चीज देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट 25% फंड रिलीज करती है होम गार्ड्स की ट्रेनिंग के लिए। होम गार्ड पे जो पैसा खर्च होता है राज्य सरकारों को, उस खर्चे में 25% जो पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 75% जो पैसा है वो सरकारें अरेंज करती हैं। यानी कि फंड्स की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद होम गार्ड को क्लास 4 एम्प्लॉय भी ट्रीट नहीं किया जाता। और आप एक देखिए, यानी कि इनको रेगुलराइज तो करने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, गृह रक्षक जजमेंट करके वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जहां पे इनको वॉलंटियर ट्रीट करते हुए कहा कि वॉलंटियर को सर्विसेज में रेगुलराइज करने का कोई हक नहीं है। पर आप एक चीज देखिए, एक छोटा सा मजदूर भी अगर किसी कंपनी में काम करता है तो उसका एक वर्कमैन का स्टेटस है, वो भी ग्रेच्युटी लेता है। यानी कि होम गार्ड इस तरीके से वर्कमैन से भी नीचे है। तो ये शोषण नहीं तो और क्या है? यानी कि जो होम गार्ड है उनको डिफिकल्ट सिचुएशंस में भेजा जाता है। जैसे कहीं पे भूकंप आ गया तो वहां पे जो लोग विक्टिम्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए होम गार्ड्स को भेजा जाता है। जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई, वहां पे जो विक्टिम्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए होम गार्ड की पूरी बटालियन को या एक टीम को भेजा जाता है। यानी कि इनसे मल्टीपल काइंड की सेवाएं ली जाती हैं।
इनको वेपन चलाना आता है, ये स्किल्ड फोर्स है। यानी कि आप इनसे ड्यूटी तो एक एम्प्लॉय की तरह ले रहे हैं, इनके ड्यूटी आवर्स हैं, आप इनको सस्पेंड भी कर सकते हैं, आप इनको रिटायर भी कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है इनको लीव एनकैशमेंट देने की, जब बात आती है इनको सस्पेंशन अलाउंस देने की, तो सरकारें कहती है ये वॉलंटियर है। जब बात आती है रेगुलराइजेशन कराने की तो सरकार कहती है ये वॉलंटियर है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा था कि सबसे बड़ी जो लिटिगेंट है देश के अंदर, कोर्ट्स के अंदर, वो सरकारें हैं या सरकार है। और सरकार का काम वेलफेयर करना होता है, तभी तो डेमोक्रेसी को चुना गया। क्योंकि गवर्नमेंट कई तरह की होती है, जैसे ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट जहां पे ब्यूरोक्रेट्स देश चलाते हैं, जैसे एरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट जहां पे देश के जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो गवर्नमेंट चलाते हैं। तो हमने दूसरे जो ऑप्शंस थे सरकार बनाने के, जैसे ओलिगार्की गवर्नमेंट, एरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट, हमने वो नहीं चुने, हमने डेमोक्रेसी चुना। लेकिन डेमोक्रेसी के थ्रू जो सरकार बनी, अब उसे वेलफेयर करना था, लेकिन वेलफेयर तो हो ही नहीं रहा। ऐसे एक नहीं अनेकों क्षेत्र हैं जहां पर शोषण हो रहा है और वेलफेयर नहीं हो रहा है। अगर कोर्ट वेलफेयर देने का काम करता भी है तो सरकारें नया कानून बना के फिर शोषण की प्रक्रिया में शामिल हो जाती हैं, और सरकार नए नए माध्यम ढूंढ लेती है एक्सप्लॉइट करने के, ताकि बेनिफिट्स आम नागरिक तक ना जाएं। तो अगर सरकारें वेलफेयर तरीके से काम करने लगें, आम सिटीजन का वेलफेयर करने लगें, और अगर ऑफिसर्स मेजर डिसीजंस, अगर आप सर्विस मैटर की भी बात करें ना, तो बहुत मिलियंस ऑफ केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स के अंदर, जिनको गवर्नमेंट अपने लेवल पे डिसाइड कर सकती है। इवन इस तरह के केसेस बहुत सारे पेंडिंग है हाई कोर्ट्स के अंदर कि मेरा जूनियर मुझसे ज्यादा सैलरी ले रहा है, मेरे जूनियर को प्रमोशन दे दी गई और मुझे नहीं दी गई। ये तो एक माइन्यूट मैटर्स हैं, बड़े छोटे लेवल के मैटर्स हैं। तो सरकारें बेसिकली, या सरकारी पदों पर बैठे हुए जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं, वो डिसीजन लेने में या तो सक्षम नहीं है, या उनका कोई पर्सनल मोटिव इन्वॉल्व होता है, या वो जस्ट एज ए नौकरी कर रहे हैं, उनको यानी कि जो अगला आएगा ऑफिसर्स वो देखेगा, नहीं करते काम, ये टेंडेंसी है। तो बेसिकली सरकारें अगर अच्छे ढंग से काम करने लगें, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल है, जो स्पिरिट है, अगर वो फॉलो होने लगे, तो वेलफेयर होना शुरू हो जाएगा, लिटिगेशन सरकार की घट जाएगी कोर्ट्स के अंदर, और हमारे कोर्ट्स के अंदर से बहुत सारी पेंडेंसी भी रिड्यूस होगी। तो एक मेरा ये वीडियो जस्ट एक ये समझाने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए, या इस पर मैंने बताने के लिए आपको बताया कि संविधान में, कानूनों के अंदर वेलफेयर बताया गया है, लिखा कुछ और गया है, लेकिन रूट रियलिटीज़ एक्चुअल में बहुत कुछ अलग हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।